नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 10 फरवरी और चलिए जानते हैं 10 फरवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि केवीएस के लिए मैंने करंट अफेयर्स की सीरीज को शुरू किया है, जिसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे, जिसमें से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर्स को अपलोड किया जा चुका है। आज के दिन जनवरी के करंट अफेयर्स को भी अपलोड कर दिया जाएगा कि जिससे आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज का पहला अपडेट है कि डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। तो जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली में डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ किया। आज़ादी का अमृत उत्सव और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चल रहे समारोह के दौरान डिजिटल पेमेंट उत्सव का व्यापक अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य देशव्यापी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। यह उत्सव इस वर्ष 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इसके तहत G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह आयोजन शहर लखनऊ, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले 5 दिसंबर 2021 से 5 मार्च 2022 तक डिजिटल पेमेंट उत्सव का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पूछा गया कि डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। यह कब से कब चलेगा, तो आपका शुरू होगा 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक यह मनाया जाएगा। और इसका जो पहला संस्करण मनाया गया था वह कब हुआ था, तो आपका 5 दिसंबर 2021 से 5 मार्च 2022 तक इसके पहले संस्करण की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कि डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पहल है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय। और यह कब से कब चलेगा, तो 9 फरवरी 2023 से 9 अक्टूबर 2023 तक। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा। ऑप्शन ए न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है एशियन डेवलपमेंट बैंक और ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि क्यूआर कोड आधारित क्वाइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट योजना की शुरुआत किया जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि देश में सिक्कों तक पहुंच को आसान बनाने के लिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। आरबीआई देश के 12 शहरों में क्यूआर कोड आधारित वेंडिंग मशीन का पर एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करेगा। तो यहाँ पूछा गया कि कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित वेंडिंग मशीन को लॉन्च करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करेगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। और यह अपने पायलट प्रोजेक्ट में कितने शहरों को शामिल करेगा, तो यहाँ पे शहरों की संख्या है 12। ठीक है, 12 शहरों में इसको लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। ऑप्शन ए के एस भरत, ऑप्शन बी है श्रेयस अय्यर और ऑप्शन सी है सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। तो जानते हैं भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 30 साल की उम्र के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने अपना पहला टेस्ट डेब्यू 32 साल 148 दिन की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। अगर इनके टेस्ट की बात किया जाए तो जो वर्तमान समय आपने पता चल रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है, तो इन्होंने जो है अपना पहला टेस्ट डेब्यू जो है टेस्ट मैच 32 साल 148 दिन में खेला। और वहीं पर बात किया है सूर्य कुमार यादव ने 30 साल 181 दिन की उम्र में T20 में इन्होंने डेब्यू किया था। T20 इंटरनेशनल की बात की जाए तो इनकी उम्र थी 30 साल 181 दिन। और सूर्य कुमार यादव के साथ विकेट कीपर बल्लेबाज
के एस भरत ने भी अपना टेस्ट डेब्यू किया है। सूर्य कुमार यादव को रवि शास्त्री से और भरत को चेतेश्वर पुजारा से डेब्यू कैप मिली थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों में, ठीक है, एक होता है आपका ओडीआई, ठीक है, वनडे, दूसरा है आपका टी20 और तीसरा है आपका टेस्ट। तो यहाँ पर ओडीआई वनडे क्रिकेट है। तो यहाँ पे तीनों फॉर्मेटों में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आपका सूर्य कुमार यादव। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए गिरिराज सिंह, ऑप्शन बी है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन सी स्मृति जुबिन ईरानी और ऑप्शन डी है प्रहलाद जोशी। तो जानते हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया। ग्रामीण विकास विभाग 2017-18 में से देश की सभी ग्राम पंचायतों में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण का कार्य कर रहा है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लोगों के जीवन और आजीविका को मापने योग्य परिणाम में बदलना है। इस अवसर पर गिरिराज सिंह ने कहा कि देश भर की ग्राम पंचायतों में वार्षिक सर्वेक्षण मिशन अंत्योदय रूपरेखा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए गिरिराज सिंह। और इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य के मंत्री हैं। अगला बिट से 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी है जयपुर। तो जानते हैं भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक अहमदाबाद में आयोजित की जा रही है। इस बैठक का उद्देश्य शहरों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना है ताकि सामान्य समाधान ढूंढा जा सके जो G20 के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप हो। यह G20 आयोजनों में से तीसरा अवसर है जब G20 के समूह की भारत की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में गुजरात में आयोजित किया जा रहा है। शहरों के सतत विकास पर चर्चा करने के लिए इस 2 दिवसीय आयोजन में 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शहर प्रतिभागी कर रहे हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि 2 दिवसीय अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है सी अहमदाबाद। और इसमें 30 से अधिक, ठीक है, विदेशी देश जो है भाग ले रहे हैं, विदेशी देश भाग ले रहे हैं। अगला बिट से किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो जानते हैं ऑस्ट्रेलियाई सरकार 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने का निर्णय लिया है। ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने कहा कि इस फैसले से बूस्टर शॉट के लिए योग्यता का विस्तार हुआ है और इसमें करीब 1.4 करोड़ लोग शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे अधिक टीकाकरण करने वाले देशों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में अब तक 16 वर्ष की आयु से ऊपर के 95% लोगों को कोविड के 2 टीके की खुराक दी जा चुकी है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस देश ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो आपका सही ऑप्शन होता है डी ऑस्ट्रेलिया। आज का अंतिम अपडेट्स है, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है गैरी बैलेंस, ऑप्शन बी है आपका सिकंदर राजा, ऑप्शन सी है आपका डेविड रूट, ऑप्शन डी है आपका कैप्लर विल्सन। तो जानते हैं यहाँ पर कि जिम्बाब्वे के गैरी विल्सन 2 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट में शतक जड़ते ही यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड के लिए 4 टेस्ट शतक लगाए थे। कैप्लर विल्सन पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने 2 देशों ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट शतक लगाए थे। गैरी विल्सन का जन्म हरारे यानी कि जिम्बाब्वे में हुआ था। आखिरी बार 2017 में उन्होंने इंग्लैंड के लिए खेला था। तो यहाँ पूछा गया है कि इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए गैरी विल्सन। तो दोस्तों ये रहे आज के अपडेट्स। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का।
तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी, जिसका सही उत्तर था वर्ष 1974। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि आरबीआई देश के कितने शहरों में क्यूआर कोड आधारित वेंडिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। ठीक है, आरबीआई क्यूआर कोड आधारित वेंडिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट कितने शहरों में लॉन्च करेगी। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।